Hello students, today our topic is TCA cycle. It is also known as Krebs cycle or tricarboxylic acid. Why does it known as tricarboxylic acid? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूज होता है जैसे कि साइट्रेट, सिस एकोनिटेट एंड आइसोसाइट्रेट। TCA साइकिल की जो डिस्कवरी थी हैंस एडोल्फ क्रैब इन 1937। 65 to 70% जो एटीपी सिंथेसाइज होता है वो टीसीए साइकिल के थ्रू होता है। टीसीए साइकिल में हम एसिटाइल सीओए जो हमें पायरुवेट से मिलता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं टू द फाइनल प्रोडक्ट्स CO2 एंड H2O। इट यूटिलाइज 2/3 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन वी कंज्यूम इन आर डे, यानी कि जितनी ऑक्सीजन भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उसका 2/3 पार्ट टीसीए साइकिल के थ्रू यूटिलाइज होता है। And TCA cycle is the final common pathway for the oxidation of carbohydrates, lipids, proteins and fatty acids। यानी कि जो हमने फर्स्ट साइकिल पढ़ी दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के भी कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है एंड देन दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल CoA। then acetyl CoA through TCA cycle is converted to the CO2 and water। where it is done in a mitochondrial matrix, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स टीसीए साइकिल में हेल्प कर रहे होते हैं वो उन सबकी सिंथेसाइज कहाँ हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। एरोबिक कंडीशंस के अंदर हमें NAD प्लस और FAD का जनरेशन होता है, यानी कि हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही होती है NAD एंड FAD की। सम पाथवेज एंड विद TCA while some originates from the intermediates of the TCA cycle। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो पाथवे थी वो एंड हुई थी पायरुवेट पे। पायरुवेट एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट हुआ था और एसिटाइल CoA फिर फर्दर CO2 और H2 हो गए। यहाँ पे आके मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ग्लूकोज का खत्म हो जाता है बिकॉज वी नीड एट द टर्मिनल CO2 का हमें रिलीजिंग चाहिए होता है। अब कुछ ऐसी पाथवेज होती हैं जो कि टीसीए के साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, यानी कि जो टीसीए साइकिल में जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वहां से उनका ओरिजिनेट होता है कुछ पाथवेज का, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं टीसीए के, यानी इवन सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं इंटरमीडिएट्स वो ग्लूकोजेनिक होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन थ्रू द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। सेकेंड इज अ ट्रांसएमिनेशन जिसके अंदर ऑक्सैलो एसिटेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट का यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। थर्ड किस चीज में यूज हो रहा है फैटी एसिड सिंथेसिस में, यानी कि जो साइट्रेट होता है वो साइटोसॉल के अंदर चला जाता है और वहां पे एसिटाइल CoA का कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट वन इज अ हीम सिंथेसिस जहाँ पे सक्सिनाइल CoA और ग्लाइसिन की मदद से हमारा क्या बन रहा है हीम सिंथेसाइज हो रहा है। एसिटाइल CoA की अगर हम मेजर साइकिल की बात करते हैं दैट इट इज हाउ एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसिटेट के साथ रिएक्शन करता है टू फॉर्म साइट्रेट जो कि 6 कार्बन यूनिट है। एसिटाइल CoA हमारा 2 कार्बन है, ऑक्सैलो एसिटेट 4 कार्बन है और दोनों मिलके मिलके क्या बनाया है साइट्रेट, जिसकी रिएक्शन में CO2 का लिबरेशन होता है। फिर साइट्रेट काफी सारे एंजाइम्स की हेल्प से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाते हैं, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजिंग होता है और ये होता है हमारा 5 कार्बन। नेक्स्ट इज सक्सिनाइल CoA, फिर सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटेट में 4 कार्बन की जो यूनिट होती है। दिस इज हाउ एसिटाइल CoA वर्क्स। अब कौन से एंजाइम इसके अंदर यूज हो रहे हैं, कितने इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है इसके अंदर, हम सारी चीज पढ़ेंगे। एंड द ट्रिक टू रिमेंबर द TCA cycle is our city is okay, safe and secure for mobsters। दिस इज हाउ द ट्रिक, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे ऑक्सैलो एसिटेट से एसिटाइल CoA रिएक्ट कराता है, साइट्रेट बनता है, एंजाइम कौन सा हो रहा है साइट्रेट सिंथेस। अब यहाँ पे साइट्रेट बन रहा है तो साइट्रेट सिंथेस, यहाँ पे हमारा CoA एसिड जो है वो रिलीज आउट हो जाता है।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं ये हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इन दोनों स्टेप को एंजाइम एक ही कैटेलाइज कर रहा होता है, दैट इज एकोनिटेज। लेकिन पहले पार्ट में ये डिहाइड्रेशन कर रहा होता है और सेकंड पार्ट में ये रिहाइड्रेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट इज, अब हमारा जो साइट्रेट है पहले सिस में कन्वर्ट हुआ है, देन आइसो में कन्वर्ट हुआ है। अब ये वाला जो स्टेप होता है आइसो से अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, ये भी हमारा टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें भी एक ही एंजाइम कैटेलाइज कर रहा होता है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे भी सेम। अब पहले स्टेप में क्या हो रहा होता है, आइसो से जब ये ऑक्सैलोसक्सिनेट बन रहा होता है तो हमारे पास NAD प्लस आता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस के अंदर। फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट क्या कर रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो कि क्या लिबरेट कर रहा है, फिर CO2। हमने पीछे भी पढ़ा था CO2 लिबरेट एक यहाँ होती है, और जब एक साइट्रेट बन रहा होता है तब CO2 लिबरेट होती है। यहाँ पे भी सेम एंजाइम कैटालाइज हो रहा है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल CoA विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की मदद से इसका सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे लिबरेट हो रहा होता है CO2 का, TPP चाहिए होता है हमें, और NAD प्लस और NADH प्लस में ये कन्वर्ट हो जाता है। देन सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, जिसके अंदर GTP का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे CoASH जो होता है यहाँ पे रिमूवल हो जाता है, और यहाँ पे इसका एडिशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ इसका रिमूवल हुआ, फिर यहाँ एडिशन हुआ, फिर यहाँ दोबारा से रिमूवल हुआ। सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। और यही स्टेप जो होता है वो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, जहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या बन रहा होता है, ATP बन रहा होता है थ्रू ETC चेन। नेक्स्ट इज सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा होता है थ्रू द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसके अंदर हमारे पास FeDH2 रिलीज हो रहा होता है। नेक्स्ट इज फ्यूमरेट से L मैलेट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज, जो कि हमारा वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा होता है, ये रिलीज कर रहा होता है। फिर L मैलेट से ऑक्सैलोएस्टेट बनता है विद द रिलीजिंग ऑफ NADH प्लस H प्लस। अब मैलेट का डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज इज द एंजाइम विच इज कैटलाइजिंग दिस रिएक्शन। अब जितनी भी रेड एरो से बन रही है ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और जो ऑक्सैलो स्टेट वाली है एसिटाइल CoA के साथ, ये सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन है। I have told you the trick, you can remember it by that. Now we have regulations. अब इसके एनर्जेटिक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 NADH2 होते हैं, 1 in this, 2 and 3। 3 NADH2, और क्योंकि एक NADH2 3 ATP सिंथेसाइज करता है तो हमारे पास टोटल हो गए 9 ATP। फिर हमारे पास एक FADH2 रिलीज हो रहा होता है, और FADH2 किससे इक्वल होता है, 2 ATP से। और एक ATP तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमारा ATP खुद ब खुद बन ही रहा है थ्रू ETC चेन, एंड दैट इज 1 ATP। तो हमारे पास टोटल 12 ATP सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA। नाउ रेगुलेशंस, हमारे पास TCA में 3 स्टेप्स पे रेगुलेशन हो रही होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइट्रेट सिंथेसिस। रेगुलेशंस यानी कि या तो वो स्टॉप हो रही होती है या फिर वो शुरू हो रही होती है। तो या तो ये काम फर्स्ट स्टेप में ही होता है या फिर ये आखिर में होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ही हमारा साइट्रेट सिंथेसिस पे ये रेगुलेशन होती है। इसको इनहिबिट कौन करता है, ATP, NADH, सक्सिनाइल CoA, और ये सारे जो होते हैं ये साइट्रेट सिंथेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज और हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज वाली स्टेप को ही क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं। और ADP का जो मॉलिक्यूल होता है वो इन सबको क्या कर रहा होता है, एक्टिवेट। तो 3 स्टेप हैं, तीनों में सेम ही रेगुलेशंस लग रही हैं। इनहिबिट कौन करेगा, ATP, NADH, सक्सिनाइल CoA, और स्टिमुलेट कौन करेगा, ADP। और मोस्टली जो TCA साइकिल की जो रेगुलेशन होती है डिपेंड करती है एनर्जी स्टेटस के ऊपर। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो TCA साइकिल ATP जनरेट नहीं करेगी, यानी कि वो एसिटाइल CoA को ब्रेक डाउन नहीं करेगी। So that's it for today's video. I hope you have liked this topic.